So hello everyone, my dear friends. Today we are going to start a very important new chapter, that is the coordination compound. My dear friends, ये चैप्टर हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे क्लास 12th में हो या फिर आप नीट एस्पायरेंट हो या फिर आप जेई एस्पायरेंट हो, ये चैप्टर हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम में यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। यहां से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी एक ही साल में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें जेई मेंस की तो जेई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं। जो कई सारे शिफ्ट होते हैं उसको मिलाकर अगर हम काउंटिंग करें तो फिर तो कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। ओनली सिंगल शिफ्ट की बात करें तो यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन जेई में भी आता है। और फिर इधर से अगर हम 12th क्लास की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का अप्रोक्स 5 to 6 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहता है। यानी कि हमारे इंडिया में कोई भी एग्जाम हो रहा हो और उसके अंदर अगर केमिस्ट्री आती हो, खासतौर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हो, तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। एकदम चैप्टर बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। बस आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए और आपको एक बार तरीके से समझना है जिसमें आपका काम हो जाएगा। तो करें स्टार्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष एंड आई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्बिशन एमबीबीएस। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो भाई लोगों एक बार विजिट जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हो। नाम है एम्बिशन एमबीबीएस। पहले आपको कंटेंट देखना है, कंटेंट देखने के बाद आप ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्रिक वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो यार अब हम स्टार्टिंग कर देते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह मैं दे देता हूं थोड़ा सा, कि हमको इस चैप्टर को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से हम एंड तक जाने वाले इस चैप्टर में। तो देखो यार, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में अप्रोक्स मेरे को अप्रोक्स हम बात करें तो मिनिमम 15 लेक्चर तो किसी भी हालत में लगेगा ही लगेगा। कितना? 15 लेक्चर। देखो हम यहाँ पे किस तरीके से टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन होगा। और इंट्रोडक्शन क्या क्या होगा यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में क्या होता है कि इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी बहुत सारी होती है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा होती है। और आपको मैं सही बताऊं तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मेरे को टोटल फर्स्ट टॉपिक के अंदर मेरे को टोटल यहाँ पे 3 लेक्चर लगने वाला है। और जो इन 3 लेक्चर को अच्छे से समझेगा, जिसको ये 3 लेक्चर समझ आएगा, उसको ये पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। कुछ भी रटने को नहीं है इस चैप्टर में, ना ही एक्सेप्शन। ओनली 2 एक्सेप्शन है जो कि वो भी आसान है, कोई इसमें ज्यादा रटने को है नहीं। तो जो भी ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे से कवर करेगा 2 से 3 लेक्चर, उसको बाद में रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पूरा यहाँ पे कंसेप्चुअल ये चैप्टर है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड आपने देखा होगा, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। और यहाँ पे फिर आप इधर से देखो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा, ये रहेगा वर्नर थ्योरी। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी लिख दिया। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ईएएन, इफेक्टिव एटॉमिक मास, या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। फोर्थ नंबर का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है वीबीटी। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ नंबर का टॉपिक होगा सीएफटी। सीएफटी में पूरा 1 लेक्चर लगेगा, वीबीटी में पूरा 1 लेक्चर लगेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पूरा 1 लेक्चर लगेगा, ईएएन में हाफ लेक्चर लगेगा। इसमें कितना? हाफ लगेगा। वर्नर थ्योरी की बात करें, इसमें भी 1 लेक्चर लगेगा। सीएफटी, इसमें पूरा एक लेक्चर लगेगा। और कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी, इन दोनों को मिला के बात करूं तो इसमें यहाँ पे 1.5 यानी कि इसमें टोटल 1.5 लेक्चर लगेगा। और 6 नंबर का होगा हमारा आइसोमेरिज्म होगा। आइसोमेरिज्म में मेरे को टोटल मिनिमम 3 लेक्चर लगेगा ही लगेगा। 7th नंबर का हम देखें तो हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और 8th नंबर का होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एप्लीकेशन क्या होती है? वही कलर वगैरह चेक करना, स्टेबिलिटी चेक करना, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे निकल का टेस्ट क्या होता है, अमोनिया का टेस्ट क्या होता है, क्लोराइड आयन का टेस्ट क्या होता है, ये सारा हम यहाँ पे इसके अंदर टेस्ट देखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो टेस्ट, यहाँ पे हम सारे टेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं वीबीटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के पर्पज से वीबीटी और सीएफटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से हर साल, दोनों वैसे 4 टॉपिक है, वीबीटी अलग है, सीएफटी अलग है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी। ये टोटल यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे टोटल एक तरीके से 4 टॉपिक है, और इनसे लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम बात करें तो इन दोनों, ये चारों टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाता है हर साल। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्टिंग कर देते हैं चैप्टर की।
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम कहाँ से आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर का नाम पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर का नाम कहाँ से आया, जिसके बाद ही तो चैप्टर को पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा। तो देखो मैं आपको चैप्टर का नाम मीनिंग बताऊंगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम कहाँ से आया, उससे पहले बस आपको ओनली और ओनली एक ये हेडिंग देखना होगा। हेडिंग क्या है हमारा, एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड क्या होता है, एडिशनल कंपाउंड क्या होता है, कोई भी दो सिंपल सॉल्ट को मिलाया जाए तो इससे क्या बनेगा, इससे एडिशनल कंपाउंड बनता है, एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे बनता है आप ये जानने की कोशिश करो, मैंने पूरा डेफिनेशन वगैरह लिख रखा है। when two or more simple salt, कितना, दो और दो से अधिक, when two or more simple salt are allowed to chemically combine in a fixed ratio, याद रखना फिक्स्ड रेशियो, देन एडिशनल कंपाउंड आर फॉर्म्ड। जब दो या दो से अधिक, जब टू और मोर देन सिंपल सॉल्ट को अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर दें, मिला दें, उसका मिक्सर तैयार कर दे, तो उससे हमारे एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल सिंपल सॉल्ट क्या होता है, एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा, और किसमें होगा, फिक्स्ड रेशियो में होगा, तो उससे आपका सिंपल सॉल्ट बनता है। एक तरफ मैंने आपका AB सॉल्ट ले लिया, दूसरी तरफ मैंने आपका CD सॉल्ट ले लिया, और दोनों का कौन सा मीडियम लिया, एक्वस मीडियम लिया, ना कि सॉलिड और गैस। मैंने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया, मैंने यहाँ पे एक्वस मीडियम लिया। अब देखो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ये दो अलग अलग सॉल्ट है, दोनों को मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, इवोपरेट करूंगा। क्या करूंगा, इवोपरेट करूंगा। इवोपरेट यानी कि इसका पानी बाहर निकालूंगा, वाटर बाहर निकालूंगा, और इस जो हम इवोपरेट करते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, AB सॉल्ट और CD सॉल्ट को मिलाने के बाद में इवोपरेशन करेंगे, इवोपरेट यानी कि इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, और जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, उसको क्रिस्टल बोलेंगे। और इसी क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, इसी क्रिस्टल के अंदर आपका AB सॉल्ट भी होगा और CD सॉल्ट भी होगा, और इसी को क्या नाम देते हैं भैया, इसी को एडिशनल कंपाउंड नाम देते हैं। देखो एडिशनल कंपाउंड आपको समझ आ गया। अगर आपको यह समझ आ गया तो अब आपको यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम भी समझ आने वाला है। अब देखो एडिशनल कंपाउंड यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। अब समझो कि दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, टोटल कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। आपको ये समझ आया ना एडिशनल कंपाउंड कैसे बने, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिक्सर से, या फिर आप बोल दो कॉम्बिनेशन से हमारा एडिशनल कंपाउंड बना था। अब एडिशनल कंपाउंड हमारे यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट तो जिसका अल्फा 1 हो, या फिर आप बोल सकते हो अल्फा 100% हो। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, या फिर आप बोल दीजिए अल्फा लेस देन 1 हो, या फिर लेस देन 100% हो। देखो अभी हम चेक कर रहे हैं किसके बेसिस पर, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमने एडिशनल कंपाउंड को वाटर में डाला, किसमें डाला, वाटर में डाला। आगे डेफिनेशन पूरा लिख रखा है, अभी आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर हमने वाटर में डाला तो वाटर में डालने के बाद में यहाँ पे जो सोल्ट है, ये यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे क्या, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडिशनल कंपाउंड को वाटर के अंदर डाला, तो डालने के बाद में क्या होगा, आप देखो कई सारे सोल्ट ऐसे होते हैं जिसका अल्फा 1 होता है, अल्फा 100% होता है, यानी कि 100% आयोनाइज हो जाता है, 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। और एक होता है यहाँ पे, फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड होता है जिसका अल्फा यहाँ पे लेस देन 1 होता है। जिसका लेस देन 1 होगा उसको तो बोलेंगे यहाँ पे, देखो जिसका अल्फा लेस देन 1 होगा, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि वो अपना यहाँ पे 100% आयोनाइज नहीं हो रहा, और जो 100% आयोनाइज नहीं होगा उसके लिए क्या टर्म यूज लेंगे, पार्शियली यूज लेंगे। जो कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज लेंगे, कंप्लीटली। तो देखो जो यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, उस सॉल्ट को नाम दिया जाता है डबल सॉल्ट। क्या नाम दिया जाता है, डबल सॉल्ट। और उसी का एक और नाम होता है, ये होता है लेटिस सॉल्ट। डबल सॉल्ट और लेटिस सॉल्ट दोनों एक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको बताता हूं। ये वाला 100% आयोनाइज होगा, क्या होगा, 100% आयोनाइज होगा। इसके आगे दो डिफरेंस और है, अभी आगे बताऊंगा। इसी तरीके से जिसका अल्फा लेस देन 1 जिसका यहाँ पे अल्फा लेस देन 1 होगा, वो यहाँ पे यानी कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम होता है भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या नाम हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहीं से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नाम निकला। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी सॉल्ट वगैरह, जितने भी कॉम्प्लेक्स देखेंगे वो कैसे होंगे, वो यहाँ पे उनका सबका अल्फा लेस देन 1 होगा। अल्फा लेस देन 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा लेस देन 1 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। क्या हो गया यार, ठीक है।
देखो लैपटॉप यहाँ पे हैंग हो गया था बीच में, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम कहाँ से निकला था, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे सबका एल्फा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि 100% आयोनाइज नहीं हो रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन वगैरह मैंने सब लिख रखे हैं, आप देखते जाओ। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो हम देखेंगे, हम यहाँ पे जो आपका एडिशनल कंपाउंड था उसको हमने वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद में क्या क्या हो रहा है वो सारा एक बार देख लो। उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में हमने एडिशनल कंपाउंड को डाला, तो यहाँ पे क्या होगा उसके आगे देखो, दे आर डिवाइडेड इन, यहाँ पे टोटल उसके बाद में क्या होंगे, दो, यहाँ पे दो टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका डबल सोल्ट या लेटिस कंपाउंड था, और सेकंड क्या था आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ, इनको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट होगा इस, ये क्या था, डबल सोल्ट था, लेटिस कंपाउंड था। डबल सोल्ट कैसे बना था, पानी में हमने डाला एडिशनल कंपाउंड को, तो वो क्या होगा, 100% आयोनाइज हो रहा था। देख लो फर्स्ट डेफिनेशन देखो, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन नहीं फर्स्ट पॉइंट, जो डबल सोल्ट होते हैं, व्हेन एडिशनल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू सोल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो। देखो आपको यहाँ पे कोई भी ABCD 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से डबल सोल्ट कौन सा है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना होगा जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल यहाँ पे क्या हो, इक्वल हो, यानी कि इक्विमोलर रेशियो में आपको गिवन हो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, सेकंड नंबर का, दे कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो डबल सोल्ट होगा उसका एल्फा कितना होता था, 100% होता था, 100% होगा, यानी कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस में। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको समझ लो अच्छे से। एडिशनल कंपाउंड था आपका, एडिशनल कंपाउंड था, इसको मैंने वाटर में डाला, फॉर एग्जांपल मैंने इसको वाटर में डाल दिया, डिजोल्व कर दिया, तो ये जो एडिशनल कंपाउंड है ये 100% आयोनाइज हो रहा है, 100% आयोनाइज हो रहा है, यानी कि अपने आयंस में टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये तो अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर देगा ना सारी, क्योंकि आयंस में यहाँ आयंस आ गए, ABCD यहाँ आयंस आ गए, तो ये आयंस में यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन ये खुद नहीं करेगा, इसके आयन यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ रहे हो, इस पॉइंट को समझ लो। तो मैंने यही लिखा, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इसकी खुद की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी, लेकिन जो यहाँ पे इसके आयंस होंगे वो अपनी अलग से प्रॉपर्टी शो करेंगे। उसके ऊपर अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल, आप एग्जांपल देखो, अभी एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझो। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको एग्जामिनर दे दे कि आपको यहाँ पे डबल सोल्ट चेक करना है, कौन कैसे चेक करेंगे। तो देखो आपके लिए एग्जाम्पल लिया कार्नेलाइट, इंपॉर्टेंट समझ लेना। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। क्या हुआ, KCl.MgCl2.6H2O। अब देखो कैसे पता लगा कि ये डबल सोल्ट है, डबल सोल्ट का एग्जांपल है। आप इसका नंबर ऑफ मोल देखो, इसका भी एक तो इसका भी एक। जब यहाँ पे इक्विमोलर हो गया, इक्विमोलर रेशियो हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको डबल सोल्ट बोलेंगे। जब इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, K+ + Mg+2 + 3Cl- ऐसे ब्रेक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अभी हम जब मैंने आपको बताया था ना 8 नंबर का हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम टेस्ट वगैरह देखेंगे। तो एक टेस्ट आता है वहां पे क्लोराइड आयन का, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक क्लोराइड आयन का टेस्ट पूछता है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो डबल सोल्ट होते हैं उसमें जितने भी आयन है, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ये सब अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। जब लैब के अंदर इनका टेस्ट लगाया जाता है तो सब अपना अपना टेस्ट देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्लोराइड के लिए, पूछा जाता है कि क्लोराइड आयन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट ये होता है कि अगर लैब के अंदर जो भी मिक्सर है, जो भी आपका बीकर वगैरह लैब में जो भी है, उसके अंदर अगर आप AgNO3 एक्सेस में डाल देते हो, क्या डाला, AgNO3 डाला, वो भी कैसे, एक्सेस में, तो वहां पे क्या होगा, AgCl की व्हाइट PPT बन जाएगी। क्या होगा, AgCl की व्हाइट PPT बन जाएगी। और अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो यानी कि मिक्सर में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, समझ आया। कार्नेलाइट। सेकंड देखो मोहर सोल्ट, सेकंड क्या हमारा मोहर सोल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट तो इसका IUPAC नाम होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइज SO4 FeSO4.6H2O। देखो एक और तरीका होता है एडिशनल कंपाउंड को चेक करने का, बीच में देखो डॉट लग रहा है, बीच में देखो डॉट लग रहा है, ये देखो डॉट लग रहा है, इधर से देखो आप यहाँ पे डॉट लग रहा है, और जब डॉट लग रहा हो इसका मतलब क्या है, एडिशनल कंपाउंड है। और एक इक्विमोलर रेशियो से आपको क्या पता लगेगा कि डबल सोल्ट है, और अगर इक्विमोलर रेशियो नहीं है तो वो डबल सोल्ट नहीं है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट है।
तो यहाँ पे मोहर सोल्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है मोहर सोल्ट का फॉर्मूला, जेई मेंस में भी और नीट में भी, और आपके बोर्ड में 1 नंबर का आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइज SO4.FeSO4.6H2O। जब इसको मैंने वाटर में डाला, जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होगा, ये अपने आयन में अपने यहाँ पे आयन में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन सा आयन होगा, NH4+ मिलेगा, Fe+2 मिलेगा और SO4-2 मिलेगा। इस तरीके से अपने आयन में ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो फेरस अमोनियम सल्फेट है ये खुद तो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म कर देगा, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा, लेकिन इसके जितने भी आयन होंगे वो क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे अलग से प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH4+, अब इसका टेस्ट भी पूछा जाता है, जैसे Cl- का टेस्ट पे क्वेश्चन आता है, NH4+ टेस्ट अमोनिया टेस्ट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही करो, NEACLLAR। एक होता है नेशनल रिएजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2HgI4। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, K2HgI4। जब हम मिक्सर के अंदर अगर हम K2HgI4 नेशनल रिएजेंट अगर डाल दे, अगर डालने पर आपको रेडिश कलर देखने को मिल जाए, कौन सा कलर, रेडिश कलर अगर आपको देखने को मिल जाए, तो भैया आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मिक्सर के अंदर NH4+ आयन प्रेजेंट है। इस तरीके से हम यहाँ पे आयरन का टेस्ट भी देखेंगे जब लास्ट में वो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर। फिर सी नंबर का जितनी भी एलम होती है, फॉर एग्जांपल आपकी इधर से क्रोम एलम हो गई, पोटास एलम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट बोलते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रिक अपलोड की थी वैलेंसी फैक्टर वाली, उसके अंदर मैंने आपको ये पॉइंट वहीं पे बता दिया था, ठीक है। तो आपके सारे के सारे जो भी आपके यहाँ पे एलम होंगी वो किसका एग्जाम्पल है, डबल सोल्ट का एग्जाम्पल है। ओके अब देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ समझाने के लिए वैसे ही एक डायग्राम, मतलब डायग्राम क्या है, स्ट्रक्चर है जो कि मैंने गूगल से लिए। आप ये देखो यहाँ पे कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट देखो किस तरीके का दिखाई देता है, आपको दिख रहा है, देखो कार्नेलाइट ऐसा दिखता है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या था, KCl.MgCl2.6H2O, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ऐड कर लेना, इसी फॉर्म में निकल के आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये है भैया आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइज SO4.FeSO4.6H2O। ठीक है, समझ जाओगे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोल्ट, डबल सोल्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा इधर से कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ओके, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंस बताया था, कॉम्प्लेक्स सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। डिफरेंस क्या था हमारा, आपका डबल सोल्ट और इसमें वो 100% आयोनाइज हो रहा था, ये 100% आयोनाइज नहीं होगा। अगर वो 100% आयोनाइज होगा इधर वाला डबल सोल्ट, तो डबल सोल्ट अपनी यहाँ पे खुद तो प्रॉपर्टी लूज कर रहा था, लेकिन उसके जितने भी आयन थे वो अलग से अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। लेकिन इधर की तरफ क्या आपका जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, ये यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट है ये अपनी 100% प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया, अब देखो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, सारा मैंने बता दिया, मैंने पॉइंट लिख रखे, आप देखो। When additional compound is formed by mixing two salt out of which any one in excess। इसके पहले क्या था कि मैंने आपको बताया वहां पे इक्विमोलर रेशियो था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए बी, जैसे मान लीजिए ए बी सोल्ट है, तो मान लीजिए ए ज्यादा होगा तो बी कम होगा, यानी कि यहाँ पे इक्विमोलर रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा दे डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, लेस देन 1 होता है इसका अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे रिटेन करके रखता है। अब ये भी नहीं है कि ये 100% यहाँ पे रिटेन करके रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं रखता, मान लीजिए 50% 70% इतनी ही रख पाता है, बाकी कुछ आयन यहाँ पे ये भी छोड़ देता है, यहाँ पे मिक्सर के अंदर कुछ आयन ये भी देता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे पूछे बताओ इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो 3 तो ऐसे होंगे जिसका यहाँ पे इक्विमोलर रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा होगा जिसका इक्विमोलर रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आप इधर से देख सकते हो। इसका यहाँ पे 4 मोल लिया, तो इसका ओनली और ओनली एक यहाँ पे सिंगल मोल है, तो ये आपके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने। और आप देखो, जब मैंने आपको बताया था सिंपल 2 सॉल्ट लेंगे, उसका हम इवोपरेट करेंगे, इवोपरेट करने के बाद में यानी कि क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं, देखो इस तरीके के, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे इस तरीके के दिखाई देंगे, यानी कि डिब्बा जरूर बना हुआ होगा, डिब्बा देख रहे हो आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको डिब्बा बोलेंगे, पूरी केमिस्ट्री के अंदर में इसको डिब्बा बोलता हूँ।
हूँ। तो देखो जब हमने क्रिस्टलाइजेशन किया तो इस तरीके से आपको ये सोल्ट मिलेगा 4KCN.FeCN का होल ट्वाइज। रटना नहीं है इसको, बस आपको जो रटना होगा वहां पे मैं बताऊंगा, आपको अभी समझना है। और अगर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा आगे चलकर। फिर इस तरीके से हम इसको मॉडर्न, ये क्या है, दोनों सेम है, ये बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, ये हम इस तरीके से मॉडर्न फॉर्म में, अभी जब मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम में साइंस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है भैया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल यही है, बार बार क्वेश्चन करवाने में मैं इसी को काम में लूंगा। फिर देखो जब मैं इसका ब्रेक डाउन कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा, मैं इसको आयंस में ब्रेक करूंगा। तो समझो यहाँ पे, अब समझ लेना आप, जब देखो मैंने बताया कि 100% आयोनाइज नहीं होगा, तो कितना आयोनाइज होगा वो समझो। देखो ये आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स सोल्ट था, ये आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट था, तो ये 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में यहाँ पे ब्रेक हो चुका। तो आप देखो यहाँ पे जो 4K प्लस है ये तो आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन जो ये आपको ये स्पीसीज दिखाई दे रही है ना, ये स्पीसीज यहाँ पे आयोनाइज नहीं हो पाती। FeCN का होल 6 4 माइनस ये आयोनाइज नहीं हो पाता, और मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पाता अभी। बस यही आपको मुझे समझाना था कि इसमें देखो ओनली यहाँ पे पोटेशियम तो आयोनाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये आयोनाइज नहीं हुआ। तो अब आपको इसका कारण वगैरह सब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। तो अब हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आया इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अब आप देख लो, जो हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आएगा ना, ये बेसिक, अभी सब बेसिक चल रहा है, लेकिन हमारे चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा काम आएगा तो ये वाला कंसेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं आता उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ नहीं आ सकता। अब समझो, मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या था? K4FeCN का होल 6। मैंने एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको समझाने के लिए यूज लिया था। अब देखो इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी दिख रहा है, आपको इधर मेटल भी दिख रही है, आपको इधर आयन भी दिख रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको ये समझाने वाला हूँ इधर, है ना, इसी के बेसिस पे। तो देखो इधर आपकी मेटल भी होगी, इधर आपका लिगेंड भी होगा, आपका इधर नंबर ऑफ लिगेंड भी होगा। देखो समझो, बस आपको अच्छे से समझना है, 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, आपको मैं यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ, समझ लेना। ये देखो जैसे कि पूरी एक स्पीसीज है ना, ये पूरी एक स्पीसीज है। इसी तरीके से क्या हो गया यार, फिर से लिखता हूं मैं, K4FeCN का होल 6। और अब कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कलर भी चेंज कर लिया। कलर भी चेंज नहीं हुआ अभी, तो अब जाकर हुआ। तो आप देखो ये पूरी क्या है, पूरी एक स्पीसीज है, पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यही मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। देखो K4 की जगह डैश डैश है, तो आप समझ लो, समझ लेना अच्छे से। जो एक K4 होता है इसको क्या बोलते हैं? देखो जो डब्बे के बाहर होगा, जो भी डिब्बे के बाहर होगा उसको बोलते हैं हम यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बोला? आयोनाइजेशन स्पेयर बोला, या फिर आप बोल सकते हो काउंटर आयन। इसको काउंटर आयन नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ये वाला आगे वाला होगा ना, यही पूरे चार्ज को क्या कर रहा है, यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। पीछे क्या आया था, -4 आया था, किसकी वजह से आया? K4 की वजह से आया। यानी कि कंट्रोल कौन कर रहा है चार्ज को? यहाँ पे आगे वाली जो आयोनाइजेशन स्पेयर है वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्पेयर नाम दे दिया। इधर आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, इसको आप सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो। आयन कब बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे -4 चार्ज आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे आयन बोल देंगे। अगर न्यूट्रल होगा तो सेंट्रल मेटल एटम टर्म यूज लेंगे, और अगर आयोनाइज होगा तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे आयन, हम यहाँ पे ये टर्म यूज लेंगे। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? एक्सेप्टर होगा। ऑलवेज कैसा होगा? एक्सेप्टर होगा। अभी बताऊंगा एक्सेप्टरी क्यों होगा। इससे पहले आप ये देखो, ये क्या है इधर, ये क्या है, इसको लिगेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लिगेंड बोलते हैं। और जो ये एक्स लिखा हुआ है, जो ये इधर 6 लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। इसको क्या बोला? नंबर ऑफ लिगेंड बोला। अब समझो, पूरे को क्या बोला? पूरे सोल्ट को क्या बोला? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोला। जो डब्बे के अंदर होगा, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, इसको बोला कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको क्या बोला? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला। समझ आ रहा है? इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला। वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या क्या होगा? मेटल भी होगा और लिगेंड भी होगा। मेटल भी होगा और लिगेंड भी होगा। तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ये आपका जो डब्बे के अंदर होगा ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। एक्स आपका नंबर ऑफ लिगेंड हो गया। अब सुन लो कान खोलकर, सबसे काम की बात जो पूरे चैप्टर में काम आएगी,
जो लिगेंड होता है, लिगेंड का काम हमेशा देने का होता है। जो मेटल होता है, मेटल का काम भैया हमेशा लेने का होता है। लिगेंड क्या देगा? लिगेंड देगा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और जो यहाँ पे मेटल होगी, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होगा, वो क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, आप ये बोल सकते हो। तो देखो लिगेंड का काम होता है देने का, यानी कि डोनर की तरफ वर्क करेगा, और जो डोनर की तरफ वर्क करेगा उसके लिए टर्म यूज लेंगे हम पूरे चैप्टर में, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बहुत जगह काम आएगा। डेंटिसिटी जो देगा उसको बोलेंगे डेंटिसिटी। देने का मतलब मैं ये भी बोलूंगा यहाँ पे कि काटना, जो देगा उसका मतलब होगा बाइट, बाइट करना, काटना, समझाऊंगा कैसे। और जो मेटल होगी मैंने बताया यहाँ पे एक्सेप्टर की तरफ वर्क करेगी, तो जो एक्सेप्टर होगा उसके लिए हम टर्म यूज लेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो यहाँ पे देने वाला होगा, जो यहाँ पे देने वाला होगा डोनर होगा, उसके लिए भैया मैं टर्म यूज लूंगा क्या? डेंटिसिटी। क्या टर्म यूज लूंगा? डेंटिसिटी। एक्सेप्टर के लिए CN और डोनर के लिए यहाँ पे क्या यूज लूंगा? डेंटिसिटी। जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो होते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आपको अब समझ आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। ओके, अब आप ये देखो, एक स्लाइड थी इसके पहले, वो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि वहाँ कॉपीराइट का लफड़ा है थोड़ा, मैंने वो ले लिया था लेकिन नहीं बताऊंगा, कॉपीराइट इशू है इस वजह से। अब आप देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो। आपको वही इसमें क्या क्या फाइंड करना है, आपको इधर से फाइंड करना है कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन आयोनाइजेशन स्पेयर के अंदर आ रहा है, कौन कौन काउंटर आयन है, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, कौन यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है। तो आप देखो इसके अंदर बताना आपको आयोनाइजेशन स्पेयर कौन है। मैंने बताया जो डब्बे के बाहर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर। जो डब्बे के अंदर होगा इस पूरे को क्या नाम देंगे? इस पूरे को हम नाम देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या फिर आप बोल सकते हो ये पूरे को क्या बोला हमने? पूरे कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोला। जो डब्बे के बाहर होगा ब्रैकेट के बाहर उसको क्या बोला? आयोनाइजेशन स्पेयर बोला। जो डब्बे के अंदर होगा उसको क्या बोला? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ कि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर है या नहीं? बताओ आयोनाइजेशन स्पेयर कौन होगा? ये वाला होगा ना, आयोनाइजेशन स्पेयर यही होगा, राइट? नहीं भाई, ये नहीं होगा। समझो क्यों, मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन स्पेयर हमेशा डब्बे के बाहर ही मिलेगा। अभी आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अगर आगे होगा तो केटाइनिक फॉर्म में होगा, अगर आगे होगा तो केटाइनिक फॉर्म में होगा, पीछे होगा तो एनाइनिक फॉर्म में होगा। ये आपका आयोनाइजेशन स्पेयर हो गया। ये पूरा आपका क्या हो गया? ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया। पूरा क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया। लिगेंड कितने? यहाँ पे 4 लिगेंड है। लिगेंड क्या है? अमोनिया। सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपकी? कॉपर। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, समझ आया? फिर बताओ यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर क्या है? थर्ड सी के अंदर बताओ आयोनाइजेशन स्पेयर क्या है? क्या यहाँ पे CO ग्रुप आपको दिख रहा है? आयोनाइजेशन स्पेयर है ये? नहीं। क्या यहाँ पे देखो डब्बे के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आयोनाइजेशन स्पेयर नहीं है। यानी कि ये वाला कौन सा होगा? ये आपका न्यूट्रल होगा। ये आपका क्या होगा? इधर से न्यूट्रल होगा। यार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, पता नहीं। देखो ये आपका न्यूट्रल होगा, और B और A होगा, ये क्या होगा? ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये चार्ज्ड स्पीसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको डेंटिसिटी वाला टर्म यूज लिया था, और जो मैंने CN वाला टर्म यूज लिया अभी आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, देखो भाइयों, मैंने बताया मेरा फेवरेट एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। अगर आपको भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखनी है तो आपका भी ये फेवरेट एग्जांपल हो जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो CN होता है ये मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेंट का मतलब होता है ये एक CN एक लोन पेयर डोनेट करता है। आगे चलकर पूरा टॉपिक है, ये इंडिविजुअल पूरा टॉपिक वहाँ पे कवर करूंगा। अभी के लिए ध्यान रखो, जो CN होता है मोनोडेंटेंट होता है, यानी कि एक बार में एक ही लोन पेयर देगा। यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है? टोटल CN कितने? 6, यानी कि 6 लोन पेयर दिए जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लिगेंड के लिए हम टर्म यूज लेंगे डोनर और डेंटिसिटी। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके लिए टर्म यूज लेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर और एक्सेप्टर। तो आप देखो यहाँ पे जो CN होगा, CN देखो, अब आप देखो अच्छे से समझना, ये क्या आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये पूरा सेंट्रल मेटल एटम ये वाला है ना। अब आप देखो 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN और इधर से 6 CN। कितनी CN? टोटल 6 CN। और ये 6 CN क्या कर रही है? यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रही है। आप देखो लोन पेयर डोनेट कर रही है ना, देखो ये लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रही है। और जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, देखो मैं इसके लिए एक टर्म यूज ले रहा हूँ, आप नीचे देखो, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसके लिए हमने क्या बोला? वो डोनर होगा, और डेंटिसिटी टर्म यूज लेंगे। अब समझो
मैं इसके लिए ट्रिक मतलब एक हिंट यूज ले रहा हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। आप देखो मेटल को क्या, ये मेटल है और ये क्या आपका लिगेंड, चारों तरफ इसके लिगेंड फैले हुए हैं। लिगेंड क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, डेंसिटी दे रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। यानी कि एक तरह से ये बाइट करने का काम कर रहे हैं, काटने का काम कर रहा है, बाइट करने का। देखो टीथ का मतलब, टीथ का काम क्या होता है, काटना होता है, बाइट करना। इसी तरीके से जो डेंटिसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, टीथ को दांत बोलते हैं, तो डेंटिसिटी का काम भी क्या होता है, काटना होता है। किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो बस मैंने यही लिख रखा है कितनी जगह काट रहा है, तो उससे तो आप पता करोगे डेंटिसिटी। और CN कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए यूज लिया था, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। और कितनी जगह से कटवा रहा है, यानी कि कितनी जगह से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यूज लेंगे। बताओ कितनी जगह से कटवा रहा है, Fa+2 या 6 जगह से, तो इसके लिए CN कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, डेंटिसिटी टोटल तो 6 हो जाएगी, इंडिविजुअल देखे हम तो 1 होगी, एक CN की 1। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया, ये काम की चीज है। जो मैंने अब तक आपको जितना भी समझाया उन सब की यहाँ पे डेफिनेशन है, अब आप डेफिनेशन समझ लो। ठीक है भाई लोगों, ओके, डेफिनेशन अब आप समझो। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे डेफिनेशन बार बार काम आएगी, कुछ टर्म्स है जो काम आएगी, एग्जाम के अंदर कभी भी पूछी नहीं जाएगी। एक बार फर्स्ट आपको 2 मिनट में पढ़ा देता हूं। कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता था, कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कॉम्प्लेक्स आयन पता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलता था उसको हमने कॉम्प्लेक्स आयन बोला था, और उसी को भी बोलते कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही बताया था, मैंने वहां कॉम्प्लेक्स आयन टर्म यूज नहीं लिया था। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, K4FeCN का होल 6, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये मैंने ले रखा। तो इसमें ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा। ये एग्रीगेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम होगी और लिगेंड होगा। नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम और CMI सेंट्रल मेटल आयन, मैंने आपको बताया था द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, CMA बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए निकालेंगे, CMA के लिए निकालेंगे। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा काम आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए यूज लेंगे, एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर कौन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होती है, यानी कि कितनी जगह से कटवा रही है, लिगेंड कितनी जगह से काट रहा है उसके लिए डेंटिसिटी हो गया, मेटल कितनी जगह से कटवा रही है उसके लिए हम टर्म यूज लेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में बोलेंगे CN। द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल कितनी जगह से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रही है उसको क्या बोला, CN बोला। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल, कितनी जगह से सेंट्रल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है उसको भी आप CN कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका आयोनाइजेशन स्पेयर, नेक्स्ट क्या आपका आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता था, मैंने आपको बताया था, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मिलेगा, जो डब्बे के बाहर मिलेगा उसके लिए हम टर्म यूज ले रहे थे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच गेट्स आयोनाइज, ये आयोनाइज होगा, ध्यान रखना, जो डब्बे के बाहर होगा वो आयोनाइज हो रहा था, इसीलिए हमने उसके लिए आयोनाइजेशन स्पेयर या फिर काउंटर आयन टर्म यूज ली थी। काउंटर आयन इसलिए क्योंकि वो चार्ज को, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज आयोनाइजेशन स्पेयर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, लिगेंड, मैंने आपको बताया था लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना होता है। द स्पीसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। और नेक्स्ट पॉइंट, दे कुड बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। पूरा एक लेक्चर अलग से बनेगा ओनली और ओनली लिगेंड के ऊपर, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, अरे एकदम पका के रख देगा। और जिसको लिगेंड वाला ये समझ आ गया ना ये लेक्चर, उसको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। 3 लेक्चर पूरा बेसिक चलेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए। थर्ड लेक्चर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन भी आता है थर्ड लेक्चर से। डेंटिसिटी किसके लिए टर्म यूज ली थी हमने, लिगेंड के लिए। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स विच एनी लिगेंड कैन डोनेट, कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं उसको हम डेंटिसिटी बोलेंगे। डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी, मेरे से खुद से गलती से डेंसिटी निकल सकता है बीच बीच में, तो ध्यान रखना, होता है डेंटिसिटी, डेंसिटी नहीं होता। अब देखो हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे, टोटल इसके 3 टाइप होते हैं। टोटल कितने टाइप होते हैं, टोटल 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होगा वो देखेंगे हम चार्ज के बेसिस पर, सेकंड हम देखेंगे डेंटिसिटी के बेसिस पर, है ना,
और थर्ड हम देखेंगे कौन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कौन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसके बेसिस पर। बहुत लेंथी होने वाला है ये टॉपिक, लेकिन आपको समझना होगा यार, इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं काम कभी नहीं चलेगा। एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। किसके बेसिस पे देख रहे हैं? सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, सबसे पहले हम लिगेंड के बेसिस पे देख लेते हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम नाम कब देंगे? द कॉम्प्लेक्स हैविंग वन टाइप ऑफ लिगेंड। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक ही तरह का लिगेंड देखने को मिले तो नाम देंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आपको डिफरेंट टाइप के इधर से लिगेंड देखने को मिले, उसको नाम देंगे क्या? उसको नाम देंगे हम यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आप देख लो एग्जांपल, आपका होमोलेप्टिक में तो आपका क्या था? एक ही CN था, एक ही तरह का लिगेंड। और हेट्रोलेप्टिक में क्या है? आप देखो यहाँ पे दो तरह के लिगेंड है, L1 एंड L2, दो तरह के लिगेंड आपको दिख रहे होंगे। दो तरह के लिगेंड है, एक तरफ CN, एक तरफ NH3, ये सब लिगेंड होते हैं। देखो अब आप बोलोगे कि भैया NH3 को तो अमोनिया बोलते हैं, लिगेंड क्यों बोल रहे हैं यार? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो भाई उसको नाम दे देते लिगेंड। और मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ वैसी नॉलेज के लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर, डैडी, पिताजी कौन है? वो है भैया यहाँ पे एल्फ्रेड वर्नर। कौन है? एल्फ्रेड वर्नर। तो उन्होंने ये नाम दिया था डेंटिसिटी वगैरह। अब हम स्टार्टिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। सेकंड आपका स्टेबिलिटी के बेसिस पर, ये यहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं बस। जिसको स्किप करना है इस वाले पार्ट को स्किप कर भी सकता है, जरूरी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसका शानदार तरीका बता देता हूँ आपको पहचानने का। अगर आपको कैडमियम दिख जाए तो वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, अगर कैडमियम ना दिखे तो वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। आपके सिलेबस में, आपकी NCERT में यही गिवन है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पहला क्या था आपका? चार्ज के बेसिस पर है, दूसरा आपका डेंटिसिटी के बेसिस पर है, और थर्ड होगा आपका वो किसके बेसिस पे होगा? लोन पेयर डोनेट करने के बेसिस पर और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बेसिस पर। ओके, फर्स्ट देखो चार्ज के बेसिस पर काम आएगा, इसको समझ लेना। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसी की पढ़ने वाली है। तो फर्स्ट आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, और सेकंड आपका पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। और फर्स्ट के अंदर ABC चल रहा है और C है यहाँ पे फॉर न्यूट्रल। तो देखो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आपको कैसे पहचानना? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के पीछे हमेशा सफिक्स में, देखो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा आगे आता है, सफिक्स हमेशा पीछे आता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सोल्ट होगा उसमें अगर सफिक्स की फॉर्म में अगर आपको यहाँ पे O दिख रहा हो, क्या अगर आपको सफिक्स की फॉर्म में अगर आपको O दिख रहा हो तो यानी कि वो कौन सा लिगेंड होगा? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट। अब आपको पता होगा सल्फेट SO4- होता है, यानी कि माइनस चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसके लिए क्या टर्म यूज लेंगे? एटो, यानी कि पीछे एटो लगा देंगे, सल्फेटो बोलेंगे उसको। इसी तरीके से हम देखें साइनाइड, CN-, तो इसके लिए क्या टर्म यूज लेंगे? साइनाइडो, आइडो, ई हटा के O लगा देंगे। क्या ई हटाया और O लगाया? इसी तरीके से नेक्स्ट देख लो आप, आइट को हटाकर ई हटाकर क्या यूज लेंगे? आइटो, ई हटाया O लगाया, ई हटाया O लगाया, ई हटाया और O लगाया, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, इसके लिए जो टर्म यूज लेंगे, जो सफिक्स यूज लेंगे, उसको बोलते हैं हम EM। फॉर दीज टाइप ऑफ लिगेंड वी कैन यूज सफिक्स EM। यहाँ क्या यूज लिया हमने? O यूज लिया। यहाँ पे हमने क्या यूज लिया? यहाँ पे हमने क्या यूज लिया? यहाँ पे हमने यूज लिया भैया EM, यहाँ पे हमने EM यूज लिया। फॉर एग्जाम्पल O2 को क्या बोलते हैं? O2 को, नॉर्मल O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। लेकिन अगर O2+ आ जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे ऑक्सीजीनियम आयन। प्लस है, इस वजह से क्या आ गया? EM आ गया पीछे सफिक्स के फॉर्म में। और न्यूट्रल के लिए कोई भी सफिक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन